80 to 90% ऐसे क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के इस फैक्ट का सिरे से पता ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ एशियन कम्युनिटी की बात करूँ ना, तो मोर देन 95% लोग ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी की इस रियलिटी का, इस पॉइंट के रिलेटेड बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जो 5% है उनमें से भी 2-3% ऐसे लोग हैं जो कि इसका मीनिंग ही उलट लेते हैं। हालांकि कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो उसको समझ कुछ और रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में भी बता दूं, इससे पहले मैंने अपने बारे में कभी बात नहीं की है, क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं अपने आप को अभी डिस्कस कर सकूं। मेरा नाम है मोहसिन अली, ऑनर ऑफ क्रिप्टोनोट्स यूट्यूब चैनल। और अगर मैं थोड़ा सा अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताऊं, उससे पहले कभी बात नहीं की है, तो मैंने अपना जो पहला मास्टर्स किया था वो मैंने किया था मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक। और सेकंड मैंने जो मास्टर्स किया था वो मैंने किया था इंग्लैंड से, लंदन से, किंगस्टन यूनिवर्सिटी से, एमएससी बिज़नेस मैनेजमेंट। ये जो बिज़नेस की ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये फंडामेंटल जो होता है ना एनालिसिस का, उसका एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको वो गलत अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में उनकी स्टडी और क्वालिफिकेशन वैसी नहीं होती है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है, टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, कॉइन की अनलॉकिंग और लॉकिंग का सिस्टम क्या होता है क्रिप्टो करेंसी में। अक्सर होगा ना, ये फ़लाँ कॉइन फ़लाँ डेट को रिलीज़ हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट और ये क्यों किए जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ा मज़ेदार ये कॉन्सेप्ट है बिज़नेस का, इसको समझ गए पैसे ही पैसा आएगा आपके पॉकेट में अगर इसको समझ गए। नहीं समझेंगे, उलट मतलब लेंगे, या वो लोग जो यूट्यूब पे बैठ के ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है बिज़नेस का, बेड़ा गर्क करके रख देंगे आपका। किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा ऐसा वो भी सीख जाएंगे क्योंकि मेहनत वो बहुत करते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई एप्टोस कॉइन की क्रिप्टोनोट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये मेरा सेकंड चैनल है मोहसिन ट्रैक के नाम से, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो एप्टोस वीडियो के अंदर एक पॉइंट था कि फ़लाँ डेट को, मतलब 7-8 दिन के बाद इतनी जो सप्लाई है वो अनलॉक हो रही है। तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स है, उसमें एक कमेंट मैं आपको बता देता हूँ, अबे चू तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, फ़लाँ डेट को ये कॉइन रिलीज़ हो रहे हैं, प्राइसेस नीचे गिरेगी, ठीक है। तो मैं इस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा सारे यूट्यूबर्स के बिहाफ पे। लोग नहीं बात करते हैं, लोग तो यूट्यूबर्स को चुप करके बिठा देते हैं कि भाई आप बात ना किया करें। ऐसे लोग, ऐसे जो गंदे अंडे होते हैं वो हर जगह पे होते हैं। मेरे ख्याल में इनकी थोड़ी सी ना कर देनी चाहिए चित्रोल। तो वीडियो के जो लास्ट 3 मिनट्स में आप हैंड फ्री यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी, फैमिली चैनल है, नहीं भी करेंगे तो कोई भी यहाँ पे गैर मुनासिब लफ्ज़ मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, वो इस वीडियो को देखते हैं बड़े शौक़ से, बल्कि घर की LED पे लगा के वो देखते हैं। तो ये जो इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं ना, तो वो थोड़े से उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फैमिली चैनल है। हाँ, अगर आप कोई ऐसे चैनल पे हैं जहाँ पे माँ और बहनों की तमीज़ नहीं की जाती है, या आप किसी ऐसी जगह पे नहीं कि, तो वहाँ पे आप ऐसे अल्फाज बोल सकते हैं। तो जल्दी से बता देता हूँ, बिज़नेस का एक असूल होता है, जो इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी है ना, थोड़ी सी भी वो जानता है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, वहाँ पे एक असूल है सप्लाई एंड डिमांड का शिफ्ट। वो मैं आपको बता देता हूँ, सप्लाई एंड डिमांड का शिफ्ट क्या होता है, इस पॉइंट को आपने समझना है। फ़र्ज़ करें कि प्याज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, और लेकिन ख़रीदार नहीं है, लोग नहीं बाई करे प्याज को, तो प्याज गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम है, प्याज की कीमतें गिर जाएंगी। ऐसा ही है, ऐसे लेमन के साथ भी होता है, ऐसे टमाटो के साथ भी होता ही है कि अगर तो सप्लाई ज़्यादा आ गई है मंडी में और ख़रीदार नहीं है, गाहक नहीं है मंडी में, तो क्या होगा, प्राइसेस गिर जाएंगी। दुकानदारों को प्राइसेस कम करना पड़ेंगी ताकि वो नुकसान से बच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्याज जो है वो बेच सकें, है ना, ऐसे ही है। लेकिन अगर सप्लाई जो है वो कम हो जाए, किसी तरीके से डिमांड बढ़ जाए, लोगों की डिमांड बढ़ जाए, तो कीमतें बढ़ जाती है। जैसे श्रीलंका में आजकल हो रहा है, पोटैटो की एग्जांपल लगा लें कि पेट्रोल की एग्जांपल लगा लें कि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, और लेकिन सप्लाई बहुत कम आ रही है पेट्रोल की। लोगों को 2-2 दिन भी इंतज़ार करना पड़ता है पेट्रोल बाई करने के लिए। और कीमतें आप चेक करें ज़रा ऑनलाइन जाके, 3 से 4 गुना पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। क्या हुआ कि सप्लाई कम हो गई है और जो डिमांड है वो हाई हो गई है, जिसकी वजह से प्राइसेस हाई हो गई हैं। फार्मूला मैं जल्दी से बता दें, सप्लाई हाई हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो प्राइसेस गिर जाती हैं। सप्लाई कम हो जाए और डिमांड हाई हो जाए
तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। दोनों इक्वल हो जाए, सप्लाई भी आ रही है, डिमांड भी उतनी है, तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। ये बड़ा फार्मूला होता है। अब 1 इंच टोकन की अगर मैं बात करूं तो 2024 में उनके जो कॉइन्स हैं वो फुली अनलॉक हो जाएंगे। नॉट ओनली एप्टोस, जो भी न्यू प्रोजेक्ट आता है टोकनोमिक्स में, उनकी कुछ सप्लाई लॉक होती है, ठीक है, वो अनलॉक करते हैं कुछ मंथ के बाद। अब इसका पर्पज़ आप समझ लें ऐसा क्यों किया जाता है, सप्लाई एंड डिमांड की शिफ्ट समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो के लास्ट 3 मिनट्स में थोड़ी सी चित्रोल भी करूँगा मैं, तो आप चाहें तो हैंड फ्री लगा सकते हैं ऐसे बंदों की। अच्छा जी, तो होता क्या है कि अगर कोई कॉइन न्यू मार्केट में आ गया तो उसकी सप्लाई समटाइम 80%, समटाइम 70%, समटाइम 50%, 40% वो सप्लाई के हिसाब से होता है। उसको लॉक कर दिया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि एक्सचेंज के ऊपर वो लिस्ट हो तो वो टीम ही उसको डंप कर दे, या वो इन्वेस्टर्स कर दें, या वो माइनर्स कर दें जिनके पास सप्लाई है या जिनके साथ कोलैबोरेशन है, वो डंप कर दें। तो प्रोजेक्ट तो राइज़ होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो ये किया जाता है प्रोजेक्ट की भलाई के लिए। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जैसे आप टॉस की एग्जांपल लगा लें, 12 तारीख को 9-10 दिन के बाद, या कोई भी कॉइन की एग्जांपल लगा लें, उसकी सप्लाई अगर अनलॉक हो रही है, जो पहले लॉक थे टोकन, तो वक्ती तौर पे सेलिंग प्रेशर आएगा। वो हो रही है शॉर्ट टर्म की बात। अब एप्टोस में बात की जा रही है 1 साल की होल्डिंग की बात, और या 2 साल की बात, 2024 का भी मैंने जिक्र किया है। तो 9 दिन के बाद जो है आपको वो इसकी जो टीम कर रही है सारा कुछ, आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना वो थोड़ा गैर मुनासब है ना, एक बिज़नेस अप्रोच नहीं है। क्योंकि 1 साल में जब आप कोई टोकन होल्ड करते हैं तो बड़े सारे अप एंड डाउन आते हैं, मार्केट कभी क्रैश है, कभी ऊपर है, कभी इवेंट आते हैं, कभी बैड न्यूज़ आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे कहेंगे यार ये तो बड़ा बकवास कॉइन है। खैर हर एक की अपनी स्टडी होती है। तो ये एक पॉइंट है जिसको आपने ज़हन में रखना है कि जो लॉक और अनलॉक करने वाला सिस्टम है प्रोजेक्ट की भलाई के लिए होता है, ताकि एकदम से डंप ना कर जाए। थोड़े थोड़े वो अनलॉक करते जाएंगे, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो जो कॉइन होगा उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनकी बिज़नेस बैकग्राउंड है, उनकी अपनी गलती भी नहीं। सारे यूट्यूबर्स जो है ना वो बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों तक सही नॉलेज डिलीवर करने के लिए, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है। वो क्या करें यार, ये तो अनलॉक होने वाले हैं, 80% सप्लाई टीम के पास है। भाई टीम ने सप्लाई अब टीम ने जिसने फ्रॉड करना होता है ना, वो इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है वो लोगों को बताए जी 80% सप्लाई मेरे पास है। बेवकूफ़ थोड़ी है वो जिसने फ्रॉड करना है, वो तो बताएगी नहीं, वो कहेंगे 100% मार्केट में सप्लाई फिर रही है। क्या कर लेंगे आप, कैसे पता करेंगे? कोई टूल है आपके पास, कोई सिस्टम है? नहीं है आपके पास, है ना। तो अगर वो बताते जो बिज़नेस वाले ना, बिज़नेस बेंट ऑफ माइंड वाले लोग होते हैं, उनको समझ आते हैं कि ये इन्होंने सप्लाई और डिमांड के शिफ्ट के साथ खेलना है। इन्होंने सप्लाई कम कर देनी है, डिमांड ज़्यादा कर देनी है, कीमतें बढ़ जानी है, और हमारा जो सरोकार है वो कीमतों के बढ़ने से होता है, वहाँ पे हम प्रॉफिट कमाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 3 मिनट्स, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन 3 मिनट्स में मैं ये कहूँगा, ऐसे लोग जो बोलते हैं जी चू का वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं, गालियाँ, जो गाली वाला होता है, समझ तो आप गए होंगे, या कोई ऐसी गालियाँ बकते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि जो फैमिली चैनल्स होते हैं या कोई भी फैमिली चैनल होता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द हजरात ही वो वीडियो देख रहे हों या वो कमेंट्स पढ़ रहे हों। उनमें हो सकता है कि साथ वाले कमरे में बैठ के आपकी अपनी बहन वो वीडियो देख रहे हो, कमेंट पढ़े हो, कहेंगे यार ये कौन सा बंदा है जिसने इतनी गालियाँ निकाली हुई हैं। सारे यूट्यूबर्स की भी यहाँ पे ही बात करें, लोग अक्सर यूट्यूबर्स को चुप करवा देते हैं, भाई ऐसे गंदे अंडे हर जगह पे होते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। इससे हमें भी पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो वो गंदे अंडे आते हैं और इस तरह के बकवास करके जाते हैं। लेकिन किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ताकि आपको एजुकेट किया जाए। मसला ये होता है घर से शुरू, कि घर में ही थोड़ी सी तरबियत गलत होती है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि घर से होता है, लेकिन पहले मैं इस तरफ आता हूँ। घर में जिन लोगों की इज़्ज़त नहीं ना होती, जिनको दूसरी दफ़ा कोई सालन का भी पूछता नहीं है, वो फिर क्या करते हैं, एक डरपोक से वो बन जाती है पर्सनैलिटी, कमरे में छुप गई है, बेसमेंट में बैठ के। अब चूँकि यहाँ पे थप्पड़ वाला ऑप्शन तो है नहीं है कि यूट्यूबर या कोई भी बंदा उठा के या कोई और बंदा थप्पड़ निकाल के मार दे, डरपोकों की तरह वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ना फिर इस तरह की गालियाँ बकते हैं, है ना। तो उससे अच्छा, जो मैं कह रहा था ना, कुछ वालिदैन भी आपको जब अच्छे तरीके से ना बुलाएं तो फिर लोग ऐसी ज़ुबान का हिस्सा भी उनका बन जाता है जब तरबियत ठीक ना हो। लेकिन कुछ ऐसी गंदी औलाद भी होती है कि, क्योंकि हर वालिदैन तो नहीं चाहते कि उनकी औलाद गंदी निकले, लेकिन कुछ गंदे अंडे भी निकल आते हैं।
तो वो वालिदैन ने तो बड़ा समझाया होता है, उनके दोस्त या सोबत ही ऐसी होती है, कंपनी ऐसी होती है कि वो फिर इस तरह की उनकी लैंग्वेज में ना इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता होता है कि साथ वाले कमरे में बैठ के हो सकता है उनकी अपनी माँ या बहन भी वो कमेंट से पढ़ रही हो, उनको नहीं अंदाज़ा होता है। तो वो क्या करते हैं, घर में इज़्ज़त हो नहीं होती है, बाहर जाकर जब ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, तो जिनकी अच्छी तरबियत होती है वो फिर अच्छे खासे थप्पड़ थप्पड़ भी मार देते हैं उनके, ये कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और ठुड्डे भी खाते हैं वो। फिर घर आके जब वही उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उनको वो गालियाँ निकालते हैं, अबे चू कहाँ से ये कपड़े फड़वा के लेके आया, तुम्हें अक्ल नहीं है, क्या करता है, किसी काम का नहीं है, बंदर है तू, है ना। तो ये सॉरी, लेकिन यार थोड़ी सी तमीज़ करना सीख लें अगर आपने नहीं सीखी है। अगर आप गंदे अंडे भी हैं तो कोई बात नहीं, गंदे अंडों को वॉश किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो देखें हमारे एशियन कंट्रीज़ में गंद भी बिक जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपनी सफाई का ख्याल रखें, और जो ट्रक होते हैं ना कूड़े वाले, वो अपने मुंह से ना निकाल लें। उससे क्या होगा कि आपका अपने ही इमेज ख़राब होगा। अब आप कहेंगे यार मैंने तो नाम चेंज कर लिया, मुझे मेरी जो बहन है या मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, वो कैसे पहचानेंगे, हैगी ना डरपोकों वाली गिद्दड़ों वाली बात, है ना। लेकिन अगर नाम भी चेंज कर लिया आपने, ABC से नाम चेंज करके XYZ रख लिया, आपके पापा ये पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे यार ये कैसा चू लड़का है, इसके वालिदैन ने इसको इतना ही नहीं सिखाया कि सोशल मीडिया के क्या एटिकेट्स होते हैं। तो इसलिए जब भी आप कभी ये ऐसी वर्डिंग यूज़ करना शुरू करें तो ये समझ जाएं कि घर में इज़्ज़त नहीं है तो बाहर भी ठुड्डे ना खाएं जाके, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा।